नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में आरएस के लिए पढ़ रहे हैं हम। नया चैप्टर शुरू करते हैं, संविधान संशोधन। आज की क्लास में हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संविधान संशोधन संविधान के कौन से भाग में हम याद रखेंगे? 20वें में। संविधान संशोधन का चैप्टर हमारे संविधान के कौन से भाग में है? 20वें भाग में है। अनुच्छेद आपसे पूछे तो बताएंगे 368। 368 वो अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन के बारे में हमें बताता है। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, 20वां भाग है और 368वां हमारा अनुच्छेद है। आगे बढ़े तो संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, यानी कि संविधान संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। ठीक है, राज्य विधानसभा मत करवा देना। क्लियर? टेक्निकली बोल सकते हो कि थोड़ी जरूरत पड़ती है, लेकिन सवाल अगर कभी आए तो बिल्कुल ना कहना है स्पष्ट तौर पर। राज्य विधानसभा के पास संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है। किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास। विशेषता हमने जब पढ़ी पहले तो हमने देखा था कि हमारा संविधान लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है। लचीला होने से मतलब है कि इसके कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। और कठोर होने से क्या मतलब है? कठोर होने से मतलब है कि कुछ ऐसे प्रावधान भी हमारे पास है जिनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुछ प्रावधान हमारे पास ऐसे हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब जो संसद संविधान का संशोधन करेगी तो क्या क्या कर सकती है संसद? या तो क्या करेगी, किसी अनुच्छेद में विस्तार कर देगी, उसमें कुछ जोड़ देगी, या क्या करेगी, उसमें कुछ बदल देगी, कुछ नया लगा देगी, या उसी को बढ़ा देगी, या निरसन या हटा देगी। ये तीन, देखो मैंने क्यों लिखा है, ये तीन शब्दों को काम में लिया जाता है। संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है और निरसन कर सकती है। थोड़ा सा टेक्निकल शब्द जो आते हैं हिंदी में, थोड़ा आप उनको याद कर सकते हैं। बाकी समझ तो गए कि बदलाव कर सकती है, हटा भी सकती है, जोड़ भी सकती है ना, किसी को कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, और कोई अनुच्छेद पूरा का पूरा हटा सकती है, मना ही नहीं है। तो ये काम कौन करेगा? हमारी संसद कर सकती है। संसद के पास ये शक्ति दी हुई है। तो क्या संसद कुछ भी कर सकती है? क्या संसद कुछ भी कर सकती है? अगर अभी इस हिसाब से तो भाई संसद मान लो कल को पूरे अनुच्छेद हटा दे। हमारे पास कितने हैं? 395 है ना, तो सारे के सारे हटा दे। पूरे हटा सकती है? नहीं, पूरे नहीं हटा सकती। क्या कहा गया है? इस बात को लिखिए, संसद के पास बेशक, इस लाइन को लिखिएगा अच्छे से, बेशक संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। क्या मतलब हुआ? बदलाव तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, संसद को अनुमति दे दी, लेकिन ध्यान रखो मूल ढांचे में जो मूल संविधान की भावना है ना, उसे संसद भी नहीं हटा सकती, कोई नहीं हटा सकता। ये बात कही गई है। और ये बात किसने कही? इसको अच्छे से याद कर लेना। ये बात किस वाद में कही? केशवानंद भारती वाद में कही गई। केशवानंद भारती वाद, वाद का मतलब होता है केस। कब हुआ था? 1973 में 24 अप्रैल, याद रखिएगा, डेट है उस केस की। बहुत ही शानदार केस था। तो संसद के पास बेशक संविधान संशोधन की शक्ति है। तो पहला सवाल तो यही बना था ना, कौन बदलाव कर सकेगा? संसद कर सकेगी। संसद भी कितना कर सकेगी? बस मूल ढांचे का ध्यान रखेगी, वरना कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अरे हम जब कोई काम पूछते हैं ना अपने पिताजी से, घर पे छोटे थे तब, तो हमें काम करने का लाइसेंस तो मिलता था, लेकिन साथ में कुछ बातें, शर्तें, कुछ ध्यान रखने वाली बातें बता दी जाती थी। बाइक मांगोगे पिताजी से तो बोलेंगे, जाना ले तो जाओ, ऊपर ध्यान रखना,
लॉक लगा के रखना, हैंडल लॉक लगा देना, है ना, धूप में मत खड़ी कर देना, बाहर खड़ी मत कर देना, चोर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे हमको कुछ उल्हाने मिलते हैं ना। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संसद को कह तो दिया कि ठीक है जो मन चाहे वो कर लो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना इस मूल ढांचे में, हमारी जो मूल भावना है ना उसमें कभी परिवर्तन मत कर देना, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये बात किसने कही? केशवानंद भारती केस में कही, याद रखिएगा। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है भाई, कैसे करोगे, कौन सा अनुच्छेद है जो कहेगा कि आप संविधान संशोधन कर लो? तो संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन, क्लियर, 3 तरीके होते हैं। देखो यहाँ एक बड़ा पेचीदा सवाल है, कई टीचर आपको नहीं बताएंगे और बहुत से बताते भी नहीं है, गलत बता देते हैं कई बार। थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा, फिसलन है, गड़बड़ कर सकता है। एग्जामिनर चाहे वैसे नहीं पूछेगा, मुझे लगता है इतने बड़े विवादास्पद सवालों की ओर वो नहीं जा सकता, लेकिन अगर फिर भी कोई अच्छा पॉलिटी का जानकार अगर आपको कहीं उलझाएं तो ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन के वास्तव में तरीके 3 हैं। कितने तरीके हैं? आपने 2 ही पढ़े होंगे किताबों में, लेकिन 3 तरीके हैं। एक तरीका है साधारण बहुमत, एक तरीका है साधारण बहुमत से, एक तरीका है विशेष बहुमत। पहला तरीका तो कौन सा है? साधारण बहुमत। दूसरा तरीका है विशेष बहुमत, और तीसरा तरीका है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। आई बात समझ में? अब ध्यान रखिएगा, ये जो 2 है ना, ये वाले, ये अनुच्छेद 368 के तहत इन्हीं 2 संविधान संशोधनों की बात करी है। क्लियर बात समझ में आई आपको? तरीके कितने हैं? 3, लेकिन 368 कितने तरीकों की बात करता है? 2 तरीकों की बात करता है। अब यहाँ समझना हमको, सवाल पूछने वाला कैसे पूछता है। अगर सवाल पूछने वाला ये कहे 368 का नाम ही नहीं ले, वो सीधे सीधे आपको पूछ ले भारतीय संविधान में संशोधन के कितने प्रकार हैं, या भारतीय संविधान में अगर किसी चीज़ में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ जाए भारतीय संविधान में, तो कितने तरीके हो सकते हैं भारतीय संविधान में संशोधन के, सीधा सीधा पूछ ले, 368 मुँह से ना बोले, तब तो कहेंगे 3 तरीके होते हैं जी। एक तो बिल्कुल साधारण बहुमत से कर लो, ठीक है, एक विशेष बहुमत, और एक जो होता है वो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। कैसे होता है वो सारी बातें करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये जो 368 है ना, ये 368 कहता है कि 2 ही प्रकार है, मेरे अनुसार करोगे तो 2 प्रकार है। अगर ये पूछ ले सवाल आपसे कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है, ये कितने प्रकार है संविधान संशोधन के, तब आप बताओगे 2। एक तो कौन सा? विशेष बहुमत। एक तो कौन सा? विशेष बहुमत। दूसरा कौन सा? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो फिर ये क्या है साधारण बहुमत माला? ये भी एक संविधान संशोधन की तरह ही है, लेकिन इसे एक साधारण कानून के जरिए किया जाता है। और ये जो आप रैंकिंग पढ़ते हो ना, 105वां संविधान संशोधन, 103वां, 101वां, 100वां, ये जो होते हैं ना, ये इसको और इसको ही गिने जाते हैं। इस वाले साधारण बहुमत वाले तरीके से अगर कोई संविधान संशोधन किया भी जाता है तो उसे उसकी गिनती नहीं होती, उसे रैंकिंग नहीं होती, उसे 368 के तहत नहीं माना जाता। तो आपको 2 प्रकार से ध्यान रखना, अमूमन यही पूछता है। मैं बता दूं आपको, तीसरे वाला तो कोई इंटेलिजेंट होगा भी पूछेगा, दूसरा वाला ही पूछा जाता है। 368 के तहत कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से अगर पूरी तरीके से पूछ ले कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से संभव है, तो आप 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये पूछे कि 368 के तहत कितने प्रकार से संभव है, तो 2 प्रकार बताएंगे। इस बात को याद रखिएगा। शायद कोई आपको ये जानकारी नहीं देगा, सब 2 के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन भाई साधारण बहुमत कुछ ऐसे प्रावधान है जो बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे राज्यों का नाम चेंज करना, अभी जम्मू कश्मीर को हमने देखो हमने उनका विखंडन कर दिया। जम्मू कश्मीर को
तोड़ करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक तो जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख बना दिया। अब ये संविधान संशोधन में आया क्या? पिछले साल 1.5 साल में आपने कोई देखा क्या संविधान संशोधन जो कहता हो कि जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 राज्य बना दिए? नहीं किया ना। आपने तेलंगाना के निर्माण का संविधान संशोधन पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा ना। तो क्या तेलंगाना का संविधान में नाम नहीं है? तेलंगाना की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है, उसका संविधान, आपकी जो किताब होती है संविधान वाली, उसमें नहीं लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ। तो संविधान में तो चेंज हुआ है, पहले ही भाग में चेंज हो गया ना, पहले अनुच्छेद में चेंज हो गया जो राज्यों की लिस्ट वगैरह देता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये हमारे संविधान में चेंज नहीं है? 3 प्रकार है, लेकिन 368 के तहत कितने प्रकार है? 2। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात समझ ली कि भाई इन प्रकारों से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अब हम पढ़ते हैं। या पहले प्रक्रिया ही पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे जो ये प्रकार आएंगे, विशेष बहुमत से कैसे होता है और ये राज्यों के समर्थन से कैसे होता है, वो सब पढ़ेंगे। पहले प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम पढ़ते हैं। क्या प्रक्रिया है संविधान संशोधन की? ठीक है। तो देखो क्या होता है, देखो हमारी संसद में या विधानसभा कहीं पर भी काम होता है ना, तो संसद में काम कैसे होता है? पहले एक विधेयक लाया जाता है, उसके लिए एक बिल लेकर के आता है, ठीक है। एक बिल का मतलब कागज़ हम लेकर के आते हैं कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही संसद में एक बिल लाया जाएगा, किसके लिए? संविधान संशोधन के लिए। जैसे आपका क्लास का मॉनिटर होता है या फिर क्लास का कोई विद्यार्थी जो होता है, वो अगर कुछ पारित करवाना होता है, सर से कुछ मांग रखवानी हो, तो एक जना खड़ा होकर बोलता है ना हम ये कर सकते हैं क्या, ऑफिशियली जाएगा तो वो एक पेपर लेकर के आएगा। उसी तरीके से आप कह सकते हो किसी भी प्रकार का कानून हमें कुछ नया करना होता है तो उसके लिए एक बिल लेकर के आया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको यही बात ध्यान रखनी है। तो संविधान संशोधन के लिए ये किसी भी सदन में स्थापित या शुरू किया जा सकता है। क्या लिखेंगे? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। मतलब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा। हमारे पास 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, लेकिन संविधान संशोधन के समय ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहे जिस कमरे में इसको शुरू कर सकते हो। 2 ही कमरे होते हैं ना, संसद के 2 कमरे होते हैं, मतलब 2 सदन होते हैं। उन दोनों में से एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। आपकी जो मर्जी जिस एक सदन से आप इसे पारित करवा लो, मतलब उसको स्थापित कर दो। तो संविधान संशोधन का आरंभ है संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। सवाल गलत करवाने के लिए आपको सत्य असत्य वाले सवाल देगा और कहेगा कि संविधान संशोधन का प्रारंभ लोकसभा से ही किया जा सकता है, ऐसा गलत है। या यूं कह देगा कि संविधान संशोधन का प्रारंभ राज्यसभा से ही किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन दोनों सदनों में से किसी भी सदन से पारित किया जा सकता है, ठीक है। और राज्य विधानमंडल की तरफ देखने की तो ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही वहाँ को लिखा दिया कि राज्य विधानमंडल के पास संविधान संशोधन में कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। अगला लिखो, संशोधन विधेयक किसी मंत्री या इसको यूँ लिखूं, मैं आसान शब्दों में लिखा दूं, संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है।
कोई मनाही नहीं है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको केवल मंत्री लेकर के आता है, लेकिन संविधान संशोधन ऐसा है कि कोई भी सदस्य, कोई रोक टोक नहीं है, मतलब दोनों ही चीज़ों में, किसी के अंदर भी लेकर आओ, कोई भी लेकर के आओ, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे दो सदन होते हैं ना, उसी प्रकार से दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक सदस्य को बोलते हैं सरकारी सदस्य और एक को बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य। एक को क्या बोलते हैं? गैर सरकारी सदस्य। यानी संशोधन विधेयक जो कागज लेकर के आओगे ना आप, विधेयक और बिल एक ही होता है। विधेयक को हिंदी में कहते हैं, बिल अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। तो संशोधन का जो बिल है ना, वो संसद का कोई भी सदस्य लेकर के आ जाओ, मना ही नहीं है, वो चाहे मंत्री हो या नहीं हो, ये केवल सदस्य होता है, ठीक है। तो संविधान संशोधन के लिए जो बिल लेकर के आओगे ना, वो चाहे तो मंत्री ले आओ या चाहे गैर सरकारी सदस्य, मतलब एक साधारण सदस्य ही लेकर के आ जाओ, कोई मनाही नहीं है। तो इसके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि केवल मंत्री लेकर के आएगा। क्लियर? तो कोई भी लेकर के आ सकता है, वो चाहे गैर सरकारी सदस्य हो चाहे सरकारी सदस्य हो। मतलब सरकारी सदस्य का मतलब क्या होता है? मंत्री होने से। सभी मंत्री क्या है? सरकारी सदस्य हैं, और बाकी जो MP बचे वो सब के सब क्या है? गैर सरकारी सदस्य। क्लियर बात? चलिए अगली बात है विधेयक का दोनों सदनों में से विशेष बहुमत से पारित कराना आवश्यक है। विशेष बहुमत से पारित कराना आवश्यक है। जैसे मान लो पहले आप लोकसभा में ले आए, ठीक है, पहले आप लोकसभा से ले आए, तो यहाँ से ऐसे विशेष बहुमत से पारित कराओ, फिर आप कहाँ जाओगे? फिर राज्यसभा में चले जाओ। दोनों ही सदनों में आपको इसे विशेष बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? 2/3 बहुमत। क्या होता है? 2/3 बहुमत। याद रखोगे, साधारण तौर पर क्या रखोगे? जितने मेंबर उस दिन उपस्थित है ना, उनका 2/3, और मतदान करने वालों का भी 2/3। इस पर आगे हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल याद रखो कि विशेष बहुमत से दोनों सदनों से पारित कराना आवश्यक है। मान लो आपने शुरुआत कर दी लोकसभा से, तो लोकसभा से पास हो गया, फिर कहाँ जाओगे? राज्यसभा में। या आपने पहले लेकर के आए राज्यसभा में, तो वहाँ से पास करा के कहाँ चले जाओगे? लोकसभा में। दोनों ही सदनों से पारित कराना आवश्यक है, ठीक है। चलो, दोनों सदनों से अलग अलग, इसको अलग अलग लिख लो, अलग अलग पारित कराना आवश्यक है। असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक क्या होती है सर? संयुक्त बैठक होती है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों सदनों में बात नहीं बनती है, तो क्या करते हैं, एक बीच का रास्ता निकालते हैं और दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुला लेते हैं। दो क्लास होती है ना, 9th और 10th मान लो, तो कभी कभी दोनों को एक साथ बिठा दिया। तो ऐसे ही अगर कोई विवाद हो जाए, असहमति के स्वर उठें, तो क्या किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक जॉइंट मीटिंग बुला ली जाती है, संयुक्त बैठक बुला ली जाती है, और उस मसले का फिर वहाँ पर वोटिंग करवाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन ध्यान रखना, वो ये जो गली निकाली गई है, सुझाव दिया गया, वो बाकी कानूनों के लिए, संविधान संशोधन वाले मसले पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को याद रखिए। कहने का मतलब ये हुआ, संविधान संशोधन करने के लिए आप संयुक्त बैठक नहीं बुलाओगे। तो सत्य असत्य कथन में बात बन गई ना, संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
5 नंबर हो गया होगा मेरे हिसाब से ना, 3 हुआ, ये 4 था ना। चल कोई नहीं, मुझे रैंकिंग थोड़ी सी याद रहेगी। ये 5 नंबर, चलो 5 नंबर, ठीक है। संघीय व्यवस्था से संबंधित संशोधन हो तो उसे संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था राज्यों का भी उसमें कोई अगर मैटर हो, राज्यों से भी जुड़ा हुआ हो, हमारी संघात्मक व्यवस्था से संबंधित अगर कोई संशोधन हम कर सकते हैं, जैसे अभी जीएसटी वाला मैटर जो था, ठीक है, जीएसटी वाला मामला था, केंद्र राज्य संबंधों के किसी अनुच्छेद में आपको परिवर्तन करना हो तो वो संघीय व्यवस्था का मैटर है। और संघीय व्यवस्था में परिवर्तन करने वाले कोई अगर आपका संशोधन आ रहा है तो उसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पारित कराना, पारित का मतलब पास कराना, उनकी उधर से सहमति लेना। कैसे लेंगे वो सारी आगे पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा आप इसकी एक शर्त याद रख लो कि अगर संघीय व्यवस्था से संबंधित कोई संविधान संशोधन अगर आप लेकर के आ रहे हो तो उसका ध्यान रखोगे, दोनों सदनों से पारित कराने के बाद राष्ट्रपति से जाने से पहले आप क्या करोगे, भारत में जितने राज्य हैं और उनका आधे कर लो, आधे राज्यों से, आधे से ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, पर आधे से कम ऐसा कुछ नहीं, केवल क्या लिखा है, आधे, कम से कम आधे राज्यों से आप उसे पारित कराओगे। ज़्यादा हो रही तो अच्छी बात है, कम से कम आधे तो करवाओगी। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को सहमति देनी ही होगी, या यूं कहो कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। वे उसे अपने पास नहीं रख सकते और न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते। वे इसे न तो अपने पास रख सकते हैं, न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते। क्लियर बात? तो राष्ट्रपति को इसे क्या होगा, अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करना उनकी बाध्यता है। और ये जो बात है ना, ये बात कौन से संविधान संशोधन से हमने जोड़ दी? ये बात हमने 24वें संविधान संशोधन से जोड़ दी। 24वें संविधान संशोधन से हमने ये बात जोड़ दी थी कि राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन का कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के सामने आया तो राष्ट्रपति को निश्चित तौर पर बाध्यता होगी कि वो इस पर अपने हस्ताक्षर करें। ठीक है, लेकिन आम दिनों में तो दूसरे कानून जो आते हैं उनमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक होता है, इसको राष्ट्रपति मना करने जैसी किसी स्थिति में नहीं होगा। ठीक है,
और साथ में इसी में लिख लो, अगली वाली विशेषता में डाल देते हैं इसको, ठीक है। लिख लो, संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक नहीं होती, आवश्यक नहीं होती। याद रखिएगा इस बात को। तो राष्ट्रपति के पास ज़्यादा कुछ अधिकार नहीं है, सारे अधिकार किसके पास है, आप ये कहो संसद के पास। क्लियर। ये जो 8 विशेषताएं मैंने लिखाई है ना, इनको रट के रखना, मतलब अच्छे से याद करके रखना। एग्जाम में आपके चैप्टर है संविधान संशोधन का, एक सवाल तो देखो जो सदाबहार बनता है, संविधान संशोधनों को उनके जो वर्ष है उनसे मिलान करना, पहली बात ये, या फिर कौन सा संविधान संशोधन किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, एक तो ये पूछ सकता है। एक टाइप का सवाल तो संविधान संशोधन वाले चैप्टर से ऐसा पूछते हैं। अगर थ्योरी वाले पार्ट से कुछ पूछे तो ये 8 विशेषताएं आपके लिए गोल्डन है। यहाँ से वो सत्य असत्य टाइप का सवाल बना करके आपके सामने रख सकता है, आपको परेशान कर सकता है। क्लियर बात। अब हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं प्रकार। संविधान संशोधन के 3 प्रकार हमने पढ़े ना, 368 के तहत हमको 2 करने हैं, और वैसे प्रकार हमको कितने करने हैं, वैसे हमको 3 प्रकार करने हैं। तीनों प्रकार आपने देख लिए। तो पहला प्रकार कौन सा है, वो है साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, प्रकार हम करने जा रहे हैं, संविधान संशोधन के प्रकार हम करने जा रहे हैं। पहला प्रकार कैसा है, क्या लिखेंगे इसमें, साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, तो संविधान के ऐसे प्रावधान हैं जिनमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन है ना बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, इसे 368 के तहत नहीं माना जाएगा, साफ साफ लिख लीजिए, 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधनों की सूची में भी नहीं होगा। संविधान संशोधनों की सूची में भी ये नहीं होगा। क्लियर बात। यानी कि इस साधारण तरीके से जो भी संविधान संशोधन हम करेंगे वो 368 के तहत तो उनको मानना नहीं है, मतलब हमने कर दिया, एक साधारण कानून के द्वारा हो सकता है। कहने का मतलब ये संशोधन एक सामान्य कानून की तरह होता है, सामान्य कानून की तरह होता है, जो क्या है, सरकार के लिए क्या है, आसान है, सरकार के लिए बहुत आसान है, सरकार आसानी से इसमें बदलाव कर सकती है। तो ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिनमें सरकार साधारण बहुमत के द्वारा बदलाव कर सकती है, तो हम कह सकते हैं वो कौन कौन से प्रावधान हैं, उनको देख लेते हैं। तो उनको हमें थोड़ा देखना है कि ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनमें सरकार बिना किसी संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया से गुजरे एक साधारण तरीके से भी उनमें संशोधन कर सकती है। तो कौन कौन से प्रकार हो गए, नए राज्य का गठन, विघटन, या यूं लिख लो, राज्य का गठन, विघटन, नाम परिवर्तन आदि। बात समझ में आ गई। किसी भी राज्य का कोई एक नया राज्य बनाना हो, या राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाने हो, या उस राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, ये सारे काम जो है ना, ये आप जब भी करोगे तो कोई संविधान संशोधन की गिनती में आएगा ही नहीं। है तो संविधान संशोधन, बिल्कुल संविधान संशोधन ही है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, उसको हम गिनेंगे नहीं संविधान संशोधन, और ये भी नहीं कहेंगे कि 368 के तहत किया। ठीक है, वो कर सकते हैं हम। या फिर जो नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति वाला प्रावधान है, वो भी हम इसके तहत
आएगा, आसानी से कर सकते हो। नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। अभी मुद्दा छाया हुआ था ना कोरोना से जस्ट पहले, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो चल रहा था, वो भी एक तरीके से क्या है, संविधान संशोधन तो हो रहा है लेकिन उसे मानेंगे नहीं हम। वो एक बड़ा साधारण तरीके से होने वाला संविधान संशोधन माना जाएगा, जिसे एक्चुअल में संविधान संशोधन नहीं मानना है। और कौन कौन सा हो सकता है? 5वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी जो अगर परिवर्तन हो रहा है उसको एक याद रखोगे। 6वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी परिवर्तन अगर कर रहे हो वो याद कर, ज़्यादा नहीं करने, 4-5 याद रखो बस काफ़ी। क्लियर? विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति भी बहुत बार पूछा जाता है। विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति। तो विधान परिषद का अगर आपको निर्माण करना है ना तो आप साधारण बहुमत से कर सकते हैं। मतलब जैसे राजस्थान में विधान परिषद बनाना है, भी विचार चल रहा है, तो ये काम कौन करेगा? संसद करेगी। और एक्चुअल में ये विधान परिषद का निर्माण जो है ना, ये संविधान संशोधन में गिना ही नहीं जाएगा। होगा संविधान संशोधन एक्चुअल में, लेकिन गिना नहीं जाएगा। तो कौन से प्रकार में आ जाएगा? क्योंकि ये साधारण बहुमत से हो रहा है। ठीक है। और ये जो निर्वाचन क्षेत्र है इनका पुनर्निर्धारण करना, जैसे आपके राजस्थान में जो कितने MP बनेंगे, इन सब का पुनर्निर्धारण करना, ये सब जो है ये भी क्या आएगा? इसी में आएगा। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, ये जो चीज़ें होगी ये अब जैसे हाईकोर्ट वगैरह में जजों की संख्या बहुत सारे हैं, ठीक है, 15-20 के आसपास हो जाएंगे, लेकिन सब आपको नहीं याद करने। हमको सिर्फ इतना याद करना है कि कुछ ऐसे प्रावधान भी होते हैं जिनमें परिवर्तन जो है वो एक्चुअल में संविधान संशोधन की तरह नहीं माना जाता। होता संविधान संशोधन लेकिन माना नहीं जाता, उन्हें हम कोई रैंकिंग नहीं देते। वो है साधारण बहुमत से होने वाले संविधान संशोधन। अगले जो प्रकार है ना, इस प्रकार को समझो, विशेष बहुमत द्वारा। क्या नाम पड़ा? विशेष बहुमत द्वारा। इसमें क्या होता है, संसद को विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, प्रत्येक सदन में, प्रत्येक सदन में क्या चाहिए आपको? विशेष बहुमत चाहिए। अब बात कहाँ फंसेगी? बात यहाँ फंसेगी कि विशेष बहुमत क्या होता है। भाई विशेष बहुमत क्या होता है? तो विशेष बहुमत के तहत आपको क्या क्या काम करना पड़ता है वो समझो। कई लोगों को नहीं पता, याद कर रखा है विशेष बहुमत मतलब कि 2/3 बहुमत होना चाहिए। थोड़ा समझो विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, कहीं फंस जाओ तो याद, अगले को समझा देना कि भाई विशेष बहुमत ऐसा होता है। पॉलिटी के दादा बने मत घूमो, चीज़ों को समझो। शब्दों का खेल है, थोड़ा शब्द इधर किया मामला पलट गया। पॉलिटी में शब्दों से बहुत, मैंने बताया ना आपको, साधारण तरीके से कोई पूछ ले कि बताओ संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार है भाई मेरे। लेकिन पूछ ले कि 368 के तहत कितने प्रकार से हो सकता है, तो बताओगे 2 प्रकार से। प्रचलित कौन सा है? 2 प्रकार है। लेकिन पूछने वाले पर डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है। गलती करवाना चाहेगा तो सीधा ही पूछेगा कि 3 प्रकार बताओ, मतलब 368 का नाम ही नहीं लेगा। इसी प्रकार से आपको विशेष बहुमत को देखना है। ठीक है, तो विशेष बहुमत में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहला काम क्या है? सदन की कुल संख्या का बहुमत। क्या समझे इस बात से? सदन का जितना जितना पावर है ना उसका बहुमत। तो हमारी लोकसभा का बहुमत कितना है? 543 हमारे पास MP होते हैं। तो 543 में 2 का भाग दूँ, 543 में 2 का भाग देके देखो कितने आते हैं। 543/2, ठीक है, कितने आते हैं? 271 पॉइंट कुछ आते हैं ना। तो हम कहेंगे कि
572 MLA 572 की संख्या 272 की संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 272 होनी चाहिए। सदन की कुल संख्या का बहुमत। अब कोई सीट अगर रिक्त है ना तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। विशेष बहुमत पढ़ा रहा हूँ, अभी एक स्टेप चलें, इस स्टेप के साथ में प्लस करना। उस दिन उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। क्लियर बात? और उस दिन उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी कि उस दिन जो मेंबर आए हैं उनका 2/3 बहुमत आपके पक्ष में नजर आना चाहिए। और वोटिंग की जरूरत पड़ी, अगर इसमें से मान लो बैठे बैठे नहीं गिना पाए और वोटिंग की जरूरत पड़ी तो मतदान अगर हुआ तो भी 2/3 बहुमत, मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। क्या लिखोगे? मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। थोड़ा ध्यान रखना, देखो घबरा जाओगे, आपको लगेगा कि इतना क्या करवा दिया, लेकिन क्योंकि देखो हमारे अभी जो है ना पिछले 8-10 साल से क्या है, सरकार थोड़ी बहुमत में है, ठीक है, और स्पष्ट मेजोरिटी में तो कभी दिक्कतें आई नहीं, लेकिन कभी दिक्कत आएगी ना तो इतनी बड़ी टेक्निकल चीज़ से गुजरना पड़ेगा। अभी तो क्या है कि संख्या बल ऑलरेडी होता है, तो इतनी बड़ी पेचीदगियों में हमारे संविधान विशेषज्ञ आज वाले जाते नहीं है। लेकिन वास्तव में विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? एक तो क्या होगा, आपके हक में, यानी मान लो सरकार संविधान संशोधन करवाना चाहती है तो पहला काम तो आपको विशेष बहुमत कब पार करोगे? पहला तो आपके पास कुल संख्या का बहुमत होना चाहिए, मतलब आधे से ज़्यादा आपके साथ होनी चाहिए, तो 272 तो होनी चाहिए। दूसरी विशेष बहुमत से कब पारित कराओगे उस बिल को? जब उस दिन उपस्थित लोगों में से 2/3 लोग आपके साथ, ठीक है। फिर आप अगर मान लो 2/3 में अगर मान लो संख्या में कुछ उनको गड़बड़ लगा तो विपक्ष वाले कहेंगे कि वोटिंग कराओ सी, तो वोटिंग कराओगे तो वोटिंग में भी आपको 2/3 मिलने चाहिए। आपने देखो जो मनमोहन गवर्नमेंट थी ना, अभी देखो मोदी गवर्नमेंट में दिक्कत है नहीं, मनमोहन जी की सरकार थी ना उस समय गठबंधन वाली सरकार थी, तो ये पार्टी जुड़ गई, ये निकल गई, बीच में ऐसा दौर रहा था। तो उस समय होता था कभी कभी, मान लो बसपा वोटिंग से अनुपस्थित रही, बसपा के मेंबर सदन से अनुपस्थित रहे, सपा के मेंबर सदन से बाहर चले गए वोटिंग के समय, ऐसा कभी कभी आता है। तो वो बड़ी टेक्निकल वाली स्थितियाँ होती है जहाँ वो संख्या बल को गणित काम करती है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, और ज़्यादा झंझट याद नहीं रहे ना तो 2/3 तो याद रख ही सकते हो ना भाई। विशेष बहुमत का मतलब वैसे क्या होता है, ये 2/3 करके छोड़ देना, लेकिन वास्तव में समझना चाहते हो चीज़ों को तो ये तीनों बातें याद रखिएगा। इससे पारित जब हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विशेष बहुमत वाला। वो जो प्रक्रिया थी मैंने बताई दी, पहले कहाँ रखा जाएगा, राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे, ठीक है, ये विशेष बहुमत वाला, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं सर? कौन कौन से संविधान संशोधन शामिल है इसके अंदर? कौन कौन से शामिल है विशेष बहुमत वाले में? मूल अधिकारों में परिवर्तन, अगर आप मूल अधिकारों में संशोधन करना चाहते हो तब आपको विशेष बहुमत पारित करवाना पड़ेगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो ध्यान रखो मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों ही हम कह सकते हैं कि इसी में आएंगे, और तीसरे में बाकी सभी जो अन्य दोनों में नहीं हो। मतलब 3 प्रकार देखे ना हमने, तो अगर मान लो साधारण वाले में नहीं है और आगे जो पढ़ने वाले हैं हम आधे राज्यों की जिसमें ज़रूरत पड़ रही है उनमें, उन दोनों में नहीं है, बाकी सारे के सारे हमको किससे करने पड़ेंगे? विशेष बहुमत से करने पड़ेंगे। तो ये इसके प्रकार में आया। क्लियर? तो मूल अधिकारों का संविधान संशोधन कैसा है? विशेष बहुमत वाला है। राज्य के डीपीएसपी जो होते हैं इनके अंदर परिवर्तन हम कहेंगे विशेष बहुमत वाला है, ठीक है। तीसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा?
विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो कुछ प्रावधान ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। तो विशेष बहुमत तो मैंने आपको समझा ही दिया, जो पिछली बार समझाया वही होता है, प्लस आधे राज्यों का। ये जो होता है ना ये वाला, ये कैसे होगा, ये साधारण बहुमत होगा। मतलब अगर जिस राज्य में आप जिस उसको भेजोगे तो कम से कम आधे राज्य तो आपके सामने आपके साथ होने चाहिए, और आधे राज्यों के जो है वहाँ से आपको ये साधारण बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, राज्यों के लिए कोई समय सीमा नहीं है। राज्यों के लिए कोई समय सीमा नहीं है, इस बात को याद रखो। लिख देगा संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यों के पास 14 दिन का वक्त होता, नहीं, ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। याद रखोगे इस बात को, राज्यों के लिए कोई समय सीमा नहीं है। आपने यहाँ से पारित करवा दिया, राज्यों के पास भेजा, तो राज्य की मर्जी वो करे कि ना करे। लेकिन अगर आधे राज्यों ने कर दिया तो फिर सभी को मानना पड़ेगा। अगर मान लो आधे राज्यों ने कर दिया तो पूरे देश में लागू, मतलब सभी को फिर मानना पड़ेगा। मान लो राजस्थान ने नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी ने कर दिया ना, आधे होनी चाहिए। 28 राज्य है ना हमारे देश में भी, 28 का आधा कितना होता है 14। तो 14 राज्यों ने अगर पारित कर दिया और वहाँ भी क्या होगा, फिर वो साधारण बहुमत ही होगा। तो साधारण बहुमत से कर दिया तो उनको विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी आ सकता है सत्य असत्य वाले कथनों में कि क्या होगा, सत्य असत्य वाले कथनों में आ सकता है आपके सामने कि अगर राज्यों को भी विशेष बहुमत से करना पड़ेगा, नहीं, राज्यों को तो क्या है साधारण बहुमत से ही काम चलाना पड़ेगा, उनको विशेष बहुमत नहीं करना। वहाँ से उनको आसान वाले बहुमत से ही, मतलब साधारण बहुमत क्या होता है, जितने हैं उनका जितनी संख्या होती है। अभी साधारण बहुमत में संख्या याद करना, ठीक है, संख्या प्लस एक, मतलब आधे से एक ज़्यादा कर देना। क्लियर। कौन कौन से शामिल होंगे इसके अंदर, तो हमको पता ही कि भाई जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं वो वाले जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, लेकिन कौन कौन से लिख ही लेते हैं, क्या पता एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के संबंधित, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई अगर संशोधन करना है तो वो कैसे करना पड़ेगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की आपको सहमति लेनी पड़ेगी, उनका समर्थन आपको चाहिए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब क्यों है, देखो इसमें राज्यों का इन्वॉल्वमेंट है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के मेंबर वोट डालते हैं, तो ये संघात्मक व्यवस्था का भाग हुआ ना, इसलिए। ठीक है, चलो अगली बात देखें, और क्या हो सकता है। शक्तियों का विस्तार, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विस्तार, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विस्तार, मतलब शक्तियों से संबंधित सूची होती है ना, उनसे संबंधित कोई काम हो, तब हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आधे राज्यों की क्या चाहिए आपको, आधे राज्यों का समर्थन जरूर है। ठीक है, फिर हम कहेंगे शक्तियों का विभाजन, आ गया वो तो एक ही बात हुई शक्तियों का विभाजन वाली। इसके बाद देखें तो जीएसटी है, जीएसटी में अब जो जीएसटी को डाल दिया ना, अब जीएसटी में परिवर्तन, तो जीएसटी में परिवर्तन करना चाहोगे ना तब आपको इसमें करना पड़ेगा। तो जीएसटी परिषद लिख लो, जीएसटी परिषद लिख लो, सही रहेगा। तो जीएसटी परिषद में अगर आपको परिवर्तन करना है, जीएसटी परिषद की कार्यप्रणाली में बदलना है, उसके संगठन को बदलना है, तब आपको आधे राज्यों का समर्थन जरूर चाहिएगा, विशेष बहुमत तो है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन, देखो उधर हम साधारण वाले में हमने 5वीं और 6ठी देखी थी। अगर आपको 7वीं अनुसूची एक तरह से क्या करती है, 7वीं अनुसूची एक तरह से क्या करती है, आपके संघात्मक शासन का दर्शन देती है, मतलब शक्तियों का बंटवारा है ना इसमें, उसी में। ठीक है, और ये संविधान संशोधन की खुद की जो प्रक्रिया है ना, उसको भी याद रखोगे।
ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया मतलब जो अनुच्छेद 368 में अगर कोई परिवर्तन करना चाहो भाई, मान लो ये जो आप इसकी इस पूरी खुद की प्रक्रिया में ही चेंज करना चाहो, उसे चेंज करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आधे राज्यों का समर्थन चाहिएगा। हो सकता है इधर से सवाल पूछ ले, मुझे उम्मीद कम है, लेकिन कभी कभार आरपीएससी चौंका देती है ऐसे ऊटपटांग सवाल पूछ करके। तो पहला पार्ट हमने ये किया कि हमने देखा कि कौन कौन से संविधान, कौन कौन से प्रकार हैं संविधान संशोधन के, इनका क्या तरीका है, प्रक्रिया क्या है। हमने एक जो बेसिक थ्योरी वाला पार्ट है उसे कंप्लीट किया है। थ्योरी वाले पार्ट में हमको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है कि भाई हमको इस तरीके से समझना है कि किस प्रकार से हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को पार करेंगे। तो ये आज की क्लास में हमने संविधान संशोधन को अच्छे से पढ़ा है। इस संविधान संशोधन के बाद हम अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम अब तक जो संविधान संशोधन हुए हैं, सारे नहीं कर सकते आप, ठीक है, सारे संविधान संशोधन 100 से ज़्यादा है, रट्टा नहीं मार सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं पर हम फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं संविधान संशोधनों की एक सूची के साथ। उनको कैसे याद करना है वो भी बताएंगे, एक एक चीज़ उनकी डिटेल से पढ़ेंगे, मिलान करने वाले सवाल वहाँ से आएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।